हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। डिस्कस कर रहे थे हम हमारा हिस्ट्री का चैप्टर 2 फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। इसमें कुछ ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में मैंने आपको बताया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने कैसे बंगाल में ट्रेड करना शुरू किया, ये सब चीज़ें हमने डिस्कस की थी। और कैसे वो अपने वेयर हाउस बनाते थे, कैसे अपना फोर्टिफिकेशन करते थे, ये कई चीज़ें हमने डिस्कस की। अब आगे हम इसको कंटिन्यू करते हैं। तीसरा इसका टॉपिक है हाउ ट्रेड लेड टू बैटल। यानी अंग्रेज जो कि एक व्यापारिक कंपनी थी, किस तरह से उसने व्यापार को छोड़कर दूसरा काम करना शुरू कर दिया। वो क्या था? युद्ध करना शुरू किया। बहुत युद्ध किए उन्होंने। वो सारे हम चीज़ें डिस्कस धीरे धीरे करेंगे। हम औरंगजेब के बारे में पढ़ रहे थे। औरंगजेब ने एक फरमान जारी किया था। फरमान मैंने आपको बताया था, एक राज्य आदेश, जिसके तहत कंपनी को यह राइट दिया गया था कि आप कुछ आपका जो ट्रेड होगा, गवर्नमेंट ट्रेड, कंपनी का ट्रेड, उसमें आपको एग्जाम्पशन दिया जाता है। आप ड्यूटी फ्री करेंगे, उसमें किसी प्रकार की ड्यूटी आपको नहीं देनी होगी। लेकिन प्राइवेट लोग उसमें किस तरह से ट्रेड को करने लग गए थे, चोरी छिपे, कंपनी से भी छुपके, और नवाब और जो गवर्नर थे उनसे भी, और अपना रेवेन्यू जनरेट करने लग गए थे। तो ये कारण बना कन्फ्लिक्ट का। आपको पता है कि औरंगजेब महोदय की मृत्यु हुई 1707 में। इसके बाद में हुआ क्या? औरंगजेब के बाद में मुगल सल्तनत को कोई कैपेबल लीडर नहीं मिला। उसके बाद में शाह आलम हुए, फर्रुखसियर हुए, ये सारे बहादुर शाह वन हुए, इतने सारे लीडर हुए जिनका कार्यकाल किसी का 2 साल, किसी का 3 साल, और वो आपस में ही षड्यंत्र करके, कॉन्स्पायरेसी करके, और उनका पतन हो चला था। इस बारे में हमने प्रीवियस क्लास में सीखा था अच्छी तरह से। औरंगजेब के समय के बाद में वहाँ की राजनीति कैसी थी, दिल्ली सल्तनत में कैसी पॉलिटिक्स चल रही थी, ये सब चीज़ें डिस्कस कर चुके थे हम। आज हम अंग्रेजों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। औरंगजेब जब डेथ करे तब उनकी जो लीडरशिप है वो कमज़ोर हुई, लीडरशिप वीकन। इससे हुआ क्या कि अलग अलग प्रांत में, कल मैंने आपको बताया था कि यहाँ देखो किस तरह से यहाँ से दिल्ली से कंट्रोल करते थे, अलग अलग गवर्नर हुआ करते थे। इन्होंने अपना काम अलग शुरू करना कर दिया। सबसे पहले बंगाल की हमने डिस्कशन किया। बंगाल में उस समय गवर्नर थे मुर्शिद कुली खां। मुर्शिद कुली खां। इनके बाद में इनका भतीजा था अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां। इसके बाद में आया था सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला, मुर्शिद कुली खां, अलीवर्दी खां, सिराजुद्दौला। हम थोड़ा सा ये डिस्कस करेंगे। जब मुर्शिद कुली खां वहाँ गवर्नर थे, उस समय अंग्रेजों ने रेवेन्यू से संबंधित उनके क्लैश हुए, डिस्प्यूट है। लेकिन अलीवर्दी खां इतने कैपेबल और इतने पावरफुल गवर्नर थे कि उन्होंने अंग्रेजों को कई बार मार मार कर जो मैनलैंड है वहाँ से बढ़ाया। मैनलैंड जो मैं आपको मैप पे दिखा देता हूँ। हाँ, ये पूरा आज का बांग्लादेश भी उस वक्त बंगाल हुआ करता था, ये पूरा रीजन। और ये क्योंकि गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना, ये सब रिवर जो है इनका क्या था, बेसिन था। तो ये प्रोडक्टिव एरिया था, यहाँ बहुत पैदा होती थी। और पहले एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ सबसे प्राइमरी रूप से हम देखें तो फेमस एक्टिविटी थी, जिसमें सबसे ज़्यादा लोग उसमें इन्वॉल्व हुआ करते थे, मोर देन 70%। तो यहाँ से रेवेन्यू ज़्यादा होता था। लोगों ने यहाँ देखो कलकत्ता में उन्होंने वो बनाया अपना फोर्टिफिकेशन किया था, या अपनी व्यापारिक कोठी एस्टेब्लिश की थी, फैक्ट्री एस्टेब्लिश की थी।
तो यहाँ पूरा जो ये रीजन था उड़ीसा, ये पूरा बंगाल हुआ करता था। उड़ीसा का भी कुछ रीजन, ये देखो ये पूरा रीजन हुआ करता था। कुछ बिहार यानी ईस्टर्न बिहार, झारखंड का कुछ रीजन, ये पूरा रीजन हुआ करता था एक गवर्नर के हिस्से में। नीचे था मद्रास प्रेसिडेंसी, बाद में अंग्रेजों ने प्रेसिडेंसी बनाई थी, और ये था मुंबई। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अंग्रेज यहीं सक्रिय थे, मद्रास में भी थे उनकी व्यापारिक कोठी, लेकिन मद्रास में फ्रांसीसियों के साथ उनके क्लैशेस होते रहते थे। यहाँ वो उनका कंपटीशन था। कंपटीशन कैसा था ये हमने पीछे डिस्कस कर लिया। आपको हर चीज को पीछे जो आपने सीखा है उससे कोरिलेट करना है। बॉम्बे में भी अंग्रेजों के वो थे, व्यापारी कोठियां थी। सूरत में उन्होंने एस्टेब्लिश की थी। बॉम्बे ये पूरी एक प्रोविंस थी, ये सूरत, बड़ोदरा, आपका गोवा तक। गोवा में कौन थे? पुर्तगीज, जो सबसे बाद में गए, मैंने आपको बताया था। इधर भी अंग्रेजों और फ्रांसीसियों में थोड़े क्लैशेस होते रहते थे। अब आगे एक चीज देखिए, जब अंग्रेज लैंड एरिया पर आते थे तो यहाँ हमारे जो गवर्नर या हमारी सेनाएं जो थी वो ज़्यादा पावरफुल हुआ करती थी, और अंग्रेजों को मारपीट के भगा दिया जाता था। जैसे ही अंग्रेज पानी एरिया में आए, सी ओशन में या अरेबियन सी बोलो आप, या बंगाल की खाड़ी में आए, तो यहाँ से वो ज़्यादा दूर नहीं जाते थे, क्योंकि नवल एस्पेक्ट में देखें या नौसेना के हिसाब से देखें तो वो बहुत स्ट्रांग थे। स्ट्रांग क्यों थे? क्योंकि उनका एक्सपीरियंस ही ऐसा था। आपको मैंने वर्ल्ड मैप में दिखाया था कि कैसे वो चले, वास्को डी गामा कहाँ आया, केप ऑफ गुड होप। तो उनकी जो पानी का जो एक्सपीरियंस था वो ज़्यादा स्ट्रांग थे, उसमें पावरफुल भी थे। तो वो थोड़ी दूर गए, फिर जैसे सेना वापस गई, वो वापस आ जाते थे, ऐसा करते थे। ऐसा इधर भी चला, और वेस्टर्न गुजरात कोस्ट पे भी बहुत चला। हम आगे यदि आपके इसमें होगा तो डिस्कस करेंगे। तो अब आपको एक ग्राउंड मिल गया। अब वापस आते हैं। तो अलीवर्दी खां और मुर्शिद कुली खां दोनों ने कई बार अंग्रेजों को, जो लैंड एरिया है वहां पर, उनको हराया और उनको भगाया। लेकिन कुछ समय बाद में दोबारा से वो आ जाते थे और कॉन्स्पायरेसी करते थे, विभिन्न लोगों को रिश्वत देके अपनी तरफ मिलाते थे और षड्यंत्र करते थे इस प्रकार से। लेकिन ये दोनों बहुत कैपेबल थे, तीनों कैपेबल थे, ये भी कैपेबल थे, तीनों बहुत अच्छे लीडर मिले वहां। लेकिन से पहले ये देखें कि इन्होंने क्या क्या ऐसा काम किया। इन तीनों लीडर जो थे, इन्होंने कंपनी को किसी भी प्रकार का कंसेशन रिफ्यूज टू ग्रांट कंसेशन। अब फिर यहां से आपके दिमाग की बत्ती खुलनी चाहिए कि कंसेशन क्यों देंगे भला। कंसेशन किसने दिया था? फरमान के तहत उनको कंसेशन मिला था। और फरमान किसने जारी किया था? औरंगजेब ने। औरंगजेब महोदय है नहीं, दिल्ली में जो पकड़ है वो ढीली हो गई। ये अपने आप को पावरफुल बनाते चले गए, अपनी पावर को असर्ट करते चले गए, और अपना जो ऑटोनॉमी है उसको भी थोड़ा बढ़ाया इन्होंने। तो इन्होंने अपने लेवल पे मना कर दिया कि हम किसी प्रकार का कंसेशन नहीं देंगे। तो अंग्रेज इससे तिलमिला उठे और अंग्रेजों ने षड्यंत्र करना शुरू कर दिया, क्योंकि अंग्रेजों को बहुत बड़ा रेवेन्यू यहाँ मिल रहा था। इसमें और भी इंटरेस्ट आता यदि हम इसमें फ्रांसीसियों को इन्वॉल्व करते। वैसे हम फ्रांसीसियों को इन्वॉल्व करेंगे कहाँ? टीपू सुल्तान को जब डिस्कस करेंगे, क्योंकि फ्रांसीसी और इन दोनों में कंपटीशन था। तो फ्रांसीसी कहीं ना कहीं बैकडोर से अंग्रेज जो इंडियन जो रूलर थे उनको थोड़ा सपोर्ट करते थे। ये आगे हम डिस्कस करेंगे और भी इसमें इंटरेस्ट आएगा अपने को। इसके अलावा उसने जो ट्रेड राइट थे उनको भी उन्होंने निरस्त कर दिया कि हम किसी प्रकार के राइट आपको नहीं प्रोवाइड कर सकते। इसके अलावा अंग्रेजों ने एक इजाजत मांगी थी मिंट कॉइन, यानी जो सिक्के होते हैं उनकी टकसाल बनाने की उन्होंने इजाजत दी थी, उसको भी इन्होंने मना कर दिया था। मना करने के पीछे ग्राउंड क्या था? मुर्शिद कुली खां हो, अलीवर्दी खां हो, सिराजुद्दौला, तीनों ने किया, किसी ने ज्यादा किसी ने कम। सबसे ज्यादा विरोध किया सिराजुद्दौला ने, लेकिन तब तक अंग्रेज बहुत स्ट्रांग हो चुके थे। मुर्शिद कुली खां, अलीवर्दी खां ये लीडर हुए थे 1720 से लेकर 1740 तक। इनिशियल हम 18th सेंचुरी की बात करें उसमें ये लगभग बने थे 1750 के आसपास सिराजुद्दौला। तब तक अंग्रेज बहुत पावरफुल हो चुके थे, क्योंकि कोई भी आदमी यदि कहीं घुसेगा तो अपनी पकड़ तो बना ही लेगा। तो इन्होंने पकड़ बना ली थी। इनको पता लग गया था कि कौन नवाब के पीछे है,
कौन नवाब के साथ है, कौन नवाब के अगेंस्ट में है, सब चीज़ें इन्होंने राज दरबार जो होता था वहाँ से इन्होंने पता कर लिया था। ये कॉन्स्पायरेसी करते थे विभिन्न प्रकार की, आगे आएंगे डिस्कस करते हैं। इनका ग्राउंड क्या हुआ करता था, ये बोलते थे तीनों ही कि अंग्रेज जो कंपनी है उसको यदि हम किसी प्रकार की कंसेशन और विशेष प्रकार के राइट्स प्रोवाइड करते हैं, इससे जो बंगाल गवर्नमेंट है, ये बंगाल का जो शासन है, उसका रेवेन्यू जो है वो कम हो जा रहा है, उसका रेवेन्यू कम हो रहा है, रेवेन्यू पे कहीं ना कहीं फर्क पड़ रहा है, क्योंकि रेवेन्यू तो आप लोग ले जा रहे हैं तो फर्क तो पड़ेगा। इनका ये आर्ग्यू था इसमें, इनका आर्ग्यूमेंट था इसमें। और इनके अलावा था कि अंग्रेज जो है वो नवाब की जो अथॉरिटी है उसको भी चैलेंज कर रहे हैं, उसकी भी अथॉरिटी को भी चैलेंज कर दे रहे हैं। ये इनके कंसर्न थे, इन्हीं आधार पर इनको इन सबसे वंचित करते थे, क्योंकि उनके पास एक फरमान था, वो फरमान रखते थे ना कि भाई हमें तो जो आपका शासक है, जो दिल्ली का शासक है, उसकी तरफ से फरमान मिला है, तो आप हमें भला किस लिए रोक सकते हैं। तो ये अपने आर्ग्यू देते थे। आज भी ये प्रोसेस चलती रहती है ना, सेंटर और स्टेट के बीच में भी कई बार सिविक्स का मैटर है, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा सा बता देते हैं। सेंटर और स्टेट के बीच में कोई टसल होगी तो स्टेट्स को कॉन्स्टिट्यूशन ने अलग ऑटोनॉमी प्रोवाइड की है, सेंटर को अलग प्रोवाइड की है। ऐसा नहीं है कि सेंटर का स्टेट जो है वो सबऑर्डिनेट है, सबऑर्डिनेट नहीं है, दोनों को अलग अलग पावर है, कॉन्स्टिट्यूशन से उनको पावर मिलती है। तो यहाँ उनका भी यही इश्यू था कि ठीक है फरमान आपने लिया है, लेकिन हमारे भी कुछ कंसर्न्स हैं। अब ये जो रेवेन्यू नवाब की अथॉरिटी आदि को कैसे प्रभावित करते थे, अंग्रेज जो है वो लेटर लिखते थे कैसे, डिसरेस्पेक्टफुल लेटर, डिसरेस्पेक्टफुल, डिसरेस्पेक्टफुल मैनर में उनको लेटर लिखा करते थे और उनको ह्यूमिलिएट क्या करने की कोशिश करते थे। जैसे दरबार में आ गए तो उनकी किसी प्रकार की कोई चर्चा हो रही है उसमें इंटरफेयर करते थे, तो उनकी जो ऑटोनॉमी थी उनकी जो थी उनके साथ वो खिलवाड़ करते थे। नवाब और ऑफिशियल राज दरबारी दोनों को ह्यूमिलिएट ये करते थे, क्योंकि धीरे धीरे ये पावरफुल होते जा रहे थे। तो ये आर्ग्यूमेंट थे नवाबों के। अब अंग्रेजों के क्या नवाब थे, अंग्रेजों के तो कंसर्न होंगे। अंग्रेजों ने बोला कि जब हम ट्रेड करते हैं तो ट्रेड जब हम करते हैं तो जो ऑफिशियल्स हैं या राज दरबारी जो हैं उनके द्वारा डिमांड्स की जाती हैं विभिन्न प्रकार की, कि हमें ब्राइब दो, ये ऐसा इनका बोलना था अंग्रेजों का कि हमें ब्राइब दो, और अनजस्ट जो डिमांड थी वो की जाती थी। और अंग्रेजों का ये भी तर्क था कि ट्रेड तभी फ्लोरिश हो सकता है जब उसको ड्यूटी किसी प्रकार की ना हो, ड्यूटीज फ्री होना चाहिए। वो समझ में आ गया होगा आपको, इतनी कोई खास बात नहीं बोली मैंने, यानी ड्यूटी फ्री होगी। अंग्रेजों का तर्क हम डिस्कस करें। अंग्रेज बोले कि आपके ऑफिशियल हमसे विभिन्न प्रकार की अनजस्ट डिमांड करते हैं, और उनका दूसरा तर्क था कि ट्रेड इसी कंडीशन में फ्लोरिश या बढ़ सकता है जब हम यहाँ ड्यूटी फ्री करें, किसी प्रकार की हमें टैक्सेस ना देना पड़े। इनका मानना था कि टैक्सेस आप पे लगेंगे क्योंकि कंसेशन हम नहीं देंगे, तो कन्फ्लिक्ट हो गया। और अंग्रेज बोलते थे कि ट्रेड के लिए हमें फोर्ट, किले भी बनाने होंगे, जो कि मुर्शिद कुली खां अलीवर्दी खां ने कई बार उनकी जो फोर्टिफिकेशन था उनको ढहाया था, उनको बिल्कुल हटा दिया था, लेकिन ये बार बार बना लेते थे, रातों रात निर्माण करते थे। ऐसी पूरी घटना डिटेल में पढ़ने पे पता सभी चीज़ें लगेंगी। तो वो बोलते थे फोर्टिफिकेशन भी हमें ज़रूरी है, वेयर हाउस भी हमें बनाने ज़रूरी है, लेकिन ये किसी प्रकार की कंसेशन इनमें नहीं देना चाहते थे। ये बात बोलते थे कि फोर्टिफिकेशन हो, हमारी सेटलमेंट हो, बाहर से हम व्यापारी वर्ग को बुलाएं, वो वहाँ रहें। कल भी हमने पिछले वीडियो में भी हमने इसको डिस्कस किया था। तो अब आपको पता लग गया कि दोनों की व्यू अलग है, दो पार्टियों के व्यू अलग हो गए, तो रिजल्ट होगा कन्फ्लिक्ट का। इस कन्फ्लिक्ट का रिजल्ट हो गया युद्ध, जिसको बोला गया प्लासी का युद्ध, प्लासी बैटल, प्लासी बैटल। जून 1757 में यह युद्ध हुआ था। अब इस युद्ध को हम डिस्कस करेंगे। ये जो युद्ध हुआ प्लासी का युद्ध, अब इसको हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या कारण थे, क्या किस कारण से हुआ, क्या दिक्कत हुई, इसके रिजल्ट्स क्या हुए, इसके दौरान क्या सिराजुद्दौला के साथ क्या हुआ, कौन इसमें पार्टिसिपेट किया। इसके बाद में हम और भी युद्ध करेंगे, बक्सर का युद्ध 1764। इनको क्यों डिस्कस करते हैं, इनकी इम्पोर्टेंस क्या है, ये चीज़ें भी हम
आपको बताएंगे। सबसे पहले तो आप ये देख लो कि प्लासी क्यों पड़ा, उस युद्ध का नाम प्लासी युद्ध क्यों पड़ा। प्लासी जो है ये टर्म है अंग्रेजों की दी हुई, ये अंग्रेजों ने दी है, इंग्लिशर्स जो लोग थे उन्होंने दी है। क्यों? क्योंकि उस समय बंगाल रीजन में एक पेड़ हुआ करता था, एक वेजिटेशन हुआ करती थी, उसका नाम था प्लास। प्लास, ये प्लास बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही अच्छा होता था, क्योंकि इसके रेड फ्लावर निकलते थे, लाल फूल आते थे, और उन फूलों से बनाया जाता था गुलाल। गुलाल तो आप सभी जानते होंगे, आपको बताने की जरूरत नहीं है। जैसे हम कोई त्यौहार वगैरह फेस्टिवल वो करते हैं, खुशी का त्यौहार, जैसे होली हो गया, होली पे गुलाल लगाते हैं एक दूसरे को, तो ये गुलाल इसी से मिलता था। और ये फ्लास इसलिए मैंने आपको बता दिया ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया रहे। अब डिस्कस कर लेते हैं हम प्लासी का युद्ध, बैटल ऑफ प्लासी। थोड़ी देर पॉज करता हूँ वीडियो में। अभी तक हमने डिस्कस किया कि किस तरह से इन दोनों में कन्फ्लिक्ट हुआ करते थे। तो इसको लेकर हुआ क्या कि अंग्रेज जो थे वो बहुत ही चिंतित थे। किस चीज को लेकर? अपनी पावर को लेकर। वो चाहते थे कि किसी प्रकार से हमारी पावर बढ़े। देखो हम किस तरह से डिस्कस कर रहे हैं, ट्रेडर्स किस तरह से पावर में आना चाह रहे हैं, आपको पूरी चीजें समझ में आ रही होंगी। हमारा टॉपिक ये है ना, फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। तो ट्रेडर्स कैसे कि किस तरह से ट्रेडर्स इसमें टेरिटरी में तब्दील हुए, ट्रेडर से कैसे वो टेरिटरी की ओर बढ़े। इसमें कुछ रिपीटेशन हुआ होगा, टेक्निकल वजह से मेरा ये पोज हो गया था ना। तो चलो फिर शुरू से देख लेते हैं। बैटल ऑफ प्लासी का क्या पावर हमने डिस्कस किया कि अंग्रेज जो लोग थे वो बहुत ही अनेक्सियस थे कि किस प्रकार से हम हमारी पावर को मेंटेन करें, बढ़ाएं। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे उनके इंटरेस्ट बढ़ रहे थे। शुरू में उनकी इच्छा ये थी कि सिर्फ हम व्यापार करेंगे। धीरे धीरे उन्होंने देखा कि व्यापार बिना अथॉरिटेरियन और बिना डोमिनेशन के पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जितना हमारा पॉलिटिकल पावर में इन्फ्लुएंस होगा तो हम हमारे व्यापार को बहुत अच्छे से कैरी आउट करेंगे। अब वो पॉलिटिकल पावर में घुसना चाहते थे या पॉलिटिकल पावर एक्वायर करना चाहते थे, तो उनको ये लगा कि हम हमारे जो बंगाल का क्षेत्राधिकार है वहां कोई पपेट रूलर बिठाए। पपेट मतलब कठपुतली की तरह, जैसे मैं बोलूं वैसे ही काम करे, जैसे अंग्रेज बोले वैसे ही काम करे, अंग्रेज जैसी पुलिस चाहिए वैसे बनाए, उसको पपेट बोलेंगे। पपेट मतलब कठपुतली। तो फाइनली हुआ क्या, थोड़ा सा बैकग्राउंड में चलते हैं। अलीवर्दी खां से पहले मुर्शिद कुली खां। मुर्शिद कुली खां की डेथ जब हुई 1730s में, उसके बाद अलीवर्दी खां बने। अलीवर्दी खां की डेथ हुई 1756 में। 1756 में, महज एक साल पहले, जो प्लासी का युद्ध हुआ था उससे एक साल पहले। तो इसके बाद में इनके जो नाती थे सिराजुद्दौला, वो बने नवाब, बन गए। कहाँ के? बंगाल के। बंगाल के नवाब तो बन गए, लेकिन बंगाल के नवाबों के साथ इनकी टसल थी, मैं आपको बता चुका हूं। तो ये ढूंढ रहे थे बीच का रास्ता कि हम कोई पपेट गवर्नमेंट बिठा देते हैं जो हमारी बात मानेगी, जैसा हम करेंगे वैसा ही वो कर लेगा। पीछे से हम उसको नाचने चाहेंगे वैसे नाच लेगा वो। नाच का मतलब ये हो गया कि अंग्रेजों को कुछ विशेष कंसेशन चाहिए। कंसेशन की तो लड़ाई है, कंसेशन उनको चाहिए थे, कुछ प्रिविलेज चाहिए थे। प्रिविलेज में हम क्या बोल सकते हैं कि जैसे हमें ड्यूटी ना देनी पड़े, हम जब चाहें जहां व्यापारिक कोठी एस्टेब्लिश करें, हमारा फोर्टिफिकेशन करें, इसके अलावा हम सेटलमेंट बढ़ाएं, मतलब वो इस तरह के प्रिविलेज उनको चाहिए थे। वो कब पॉसिबल हो सकता था? जब हम एक्चुअल जो राजा है उसको हटाकर हमारा पपेट बिठा दें। ये कब होगा? जब सिराजुद्दौला को हटाया जाए, इससे पहले तो पॉसिबल नहीं है। अब आपके दिमाग में एक चीज आनी चाहिए कि वो पपेट क्यों बिठाना चाहते थे, डायरेक्ट खुद क्यों नहीं बैठ जाते? तो इसके पीछे रीजन ये है कि उस समय पब्लिक जो है, पब्लिक क्या होती है कि पब्लिक को ये जो राजकारी होता है ना, इनके बारे में इतना पता नहीं होता कि क्या सियासी दौर चल रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं, इन सब से उनको पता नहीं होता। वो अपने रोजमर्रा की एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन यदि अंग्रेज डायरेक्ट सिराजुद्दौला को हटाकर कोई डायरेक्ट अंग्रेज बनता तो पब्लिक के सेंटीमेंट्स अंग्रेजों के खिलाफ हो जाते और शायद अंग्रेज इसमें सक्सेस नहीं हो पाते। तो अंग्रेज अच्छी तरह से जानते थे, क्योंकि पब्लिक में तो बहुत पावर हुई।
अब क्योंकि अंग्रेज तो काफी दिन से बंगाल में बने हुए थे, तो उन्होंने कॉन्स्पायरेसी करके सिराजुद्दौला के विपक्षी जो थे, इसके जो राइवलरीज थे, उनको ढूंढ लिया, अपनी तरफ मिला लिया था कॉन्स्पायरेसी करके, षड्यंत्र कर करके। और फिर कन्फ्लिक्ट इनमें चल रहा था। कन्फ्लिक्ट में हो कह रहा था कि नवाब जो था, सिराजुद्दौला जो था, उसने इन पर आरोप लगाया कि आप जो है, जो मेरे यानी उसके डोमिनियन था, पॉलिटिकल डोमिनियन जो था, उसका क्षेत्राधिकार जो था, उसमें वो इंटरफेयर कर रहे थे। किसने बोली ये बात? सिराजुद्दौला ने। किन के लिए बोली? अंग्रेज के लिए, कि जो पॉलिटिकल अफेयर्स हैं वो उसके डोमिनियंस के हैं, उसमें आप इंटरफेयर कर रहे हैं। आपका काम है ट्रेड करना, सिर्फ ट्रेड कंपनी रहे, आप पॉलिटिकल जो अफेयर्स हैं उनमें किसी प्रकार की एक्टिविटी या किसी प्रकार का पार्टिसिपेशन ना दिखाएं। तो उसको बुरा लगा, गुस्सा आ गया सिराजुद्दौला को। सिराजुद्दौला ने उनको डांटा फटकारा। इसके अलावा जो उनकी एक्टिविटीज थी, स्टॉप फोर्टिफिकेशन, देखो फोर्टिफिकेशन तो उन्होंने रोका ही नहीं है। क्या होता था, मुर्शिद कुली खां, अलीवर्दी खां, ये जाते थे, उनके निर्माण को रोक देते थे, ध्वस्त कर देते थे, फिर दोबारा रातों रात निर्माण कार्य हो जाता था। ये मैंने आपको बताया किस तरह से। इसके अलावा उसने मजबूर किया कि वो अंग्रेज जो है वो पे करेंगे रेवेन्यू, यानी फ्री में कोई प्रिविलेज एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे, वो उनको पैसा देना है, रेवेन्यू टैक्स देना है उनको। तो इसको लेकर अंग्रेजों के कंसर्न थे, दोनों में बातचीत हुई, नेगोशिएशन नहीं हो पाया, किसी प्रकार का नेगोशिएशन नहीं हो पाया। जब नेगोशिएशन फेल होगा तो सिराजुद्दौला को तो गुस्सा चढ़ा हुआ था। उसने क्या किया, 30,000 सैनिक लेके गया वो, 30,000 सैनिक ले जाके, और तत्कालीन, या ये बोलें कि आज की बंगाल में एक जगह है कासिम बाजार, बढ़िया बाजार हुआ करता था वो उस समय, व्यापार का, व्यापारिक कोठी से ज़्यादा दूर नहीं था। वहां जाकर उन्होंने अंग्रेजों को दौड़ा दिया, और अंग्रेजों का जो इलाका था, या ये बोलें अंग्रेजों के जो ऑफिशियल्स थे, कंपनी ऑफिशियल्स, उनको अपने कब्जे में कर लिया, कैप्चर कर लिया। उनके वेयर हाउस जो थे उनको भी अपने कब्जे में कर लिया। इतना काम किसने किया? सिराजुद्दौला ने। ये काम तो बहुत पहले भी हो चुका था। किसने? मुर्शिद कुली खां, इन सब ने भी किया था। और उस समय तो ज़्यादा पावरफुल थे नवाब। यहां तक आते आते अंग्रेज ज़्यादा पावरफुल हो गए थे। कैसे? वो इंटीरियर में घुस चुके थे और लोगों के पास मिलते जुलते। मैं आपको मैप की सहायता से समझाता हूँ कि लोग, अंग्रेज इधर से घुसे, दिल्ली यहाँ था, नवाब जो शासक था, मुगल शासक यहाँ बैठता था, यहाँ से उन्होंने फरमान जारी करवाया था। तो सोचो वो यूपी, बिहार, झारखंड और उड़ीसा, ये तत्कालीन जो परिस्थितियां थी उनके बारे में अच्छे से अवेयर थे कि उस समय आपस में भी राजाओं में क्या था, कन्फ्लिक्ट होता था। और अंग्रेजों ने इसी का फायदा उठाया और एक पॉलिसी तैयार की, डिवाइड एंड रूल। ये उनकी बहुत फेमस वो थी, डिवाइड एंड रूल। फूट डालो, राज करो। इसी के आधार पर किस तरह से उन्होंने पूरे इंडिया को अपना कॉलोनी बनाया, ये हम डिटेल में सब चीजें डिस्कस करेंगे। इस साल में आपका यही है पूरा। खैर, वापस हम आते हैं मुद्दे पर। मुद्दा हमारा ये था कि कासिम बाजार वेयर हाउस उन्होंने कैप्चर कर लिया। इसके अलावा जो इंग्लिश आर्मी थी, या अंग्रेज जो सैनिक थे, उनको डिसआर्म कर दिया। उनको क्या कर दिया? डिसआर्म मतलब उनके हथियार वगैरह जब्त कर लिए। डिसआर्मामेंट की बात अभी भी होती रहती है, कभी तत्कालीन मुद्दों में हम उसको डिस्कस करेंगे। इसके बाद में कासिम बाजार से इन्होंने बोला कि चलो हम चलते हैं कलकत्ता। कलकत्ता उस समय क्यों फेमस था, याद आ रहा होगा आपको। कलकत्ता में ही अंग्रेजों ने सबसे पहले अपनी क्या बनाई थी, फैक्टर बोलते थे ना उनको, इसलिए बोलते थे क्योंकि फैक्ट्री लगाते थे, यहीं जाते थे। चलो ये तो हो गया सिराजुद्दौला का, कलकत्ता पहुंचा, फैक्ट्री को भी कब्जे में कर लिया। ये तो स्टैंड हो गया किसका? सिराजुद्दौला का। ये हमने एक पक्ष डिस्कस किया। दूसरे पक्ष में क्या होगा? अब बारी किसकी आएगी? अंग्रेजों की। अंग्रेज कहाँ चुप बैठने वाले थे, जो इतने अंदर घुस गए थे, जो इतने पावरफुल हो चुके थे, तो उनके पास चुप बैठने के लिए कहाँ था? कुछ नहीं था। अब क्या करेंगे अंग्रेज भी रिटालिएट करेंगे। कैसे करेंगे, डिस्कस करते हैं। कंपनी ने क्या किया कि उन्होंने देखा कि हमारा यहाँ तो पतन हो गया, यहाँ तो सिराजुद्दौला ने तगड़ा एक्शन ले लिया। इससे पहले मुर्शिद कुली खां और इन्होंने इतना स्ट्रॉन्ग एक्शन ले लिया था, क्योंकि अंग्रेज गिड़गिड़ाते थे और वो उनकी बात मान जाते थे। लिबरल जो हुए, इंडियन लोग लिबरल होते हैं ना,
ये वापस इनको दौड़ा दिया। पूरा एरिया ये जो था बंगाल का, ये पूरा ये बंगाल हुआ था बांग्लादेश, आपका पश्चिम बंगाल, उड़ीसा का नॉर्दर्न पार्ट, झारखंड का ईस्टर्न पार्ट, ईस्टर्न बिहार, ये सब बंगाल रीजन में आते थे। यहाँ सिराजुद्दौला थे, उन्होंने उनको लौटा दिया। यहाँ आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की जो मिले जुला पार्ट है, पदुचेरी, कराईकल, ये सब यहाँ अंग्रेजों की दूसरी कंपनी थी। तो जब अंग्रेजों के बारे में यहाँ सूचना मिली, देखना नहीं होगा, यहाँ जब सूचना मिली तो यहाँ से इन्होंने एक टीम भेजी। टीम का लीडर किसको बनाया, ये इंपॉर्टेंट है। टीम रवाना तो कर दी, लेकिन टीम के लीडर का नाम आपको याद रखना हमेशा, क्योंकि इसका बहुत बड़ा रोल है प्लासी बैटल में। रॉबर्ट क्लाइव नाम कई बार सुना होगा, यदि आप न्यूज़पेपर वगैरह ऐसा कुछ देखते होंगे तो। रॉबर्ट क्लाइव महोदय के नेतृत्व में इन्होंने सेना की रवानगी दे दी। रॉबर्ट क्लाइव पहुंचे कलकत्ता। कलकत्ता आने के बाद में उन्होंने सबसे पहले क्या किया, नेगोशिएशन शुरू किया। किसके साथ करेगा नेगोशिएशन, बताइए जरा। हाँ बिल्कुल सही है, नवाब के साथ। सही आइडिया लगा रहे होंगे आप शायद, है ना, ईमानदारी से देख रहे होंगे तो सही आपको समझ में आ रहा होगा। लेकिन नवाब तो बिल्कुल नहीं चाहता था कि किसी प्रकार का नेगोशिएशन हो। वो तो बिल्कुल अंग्रेजों की हरकतों से बिल्कुल तंग आ चुका था, वो इनसे छुटकारा चाहता था। तो उसने एक सिरे से मना कर दिया कि मैं किसी प्रकार का नेगोशिएशन नहीं करूंगा। फाइनली 1757 में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेज सेना, इंग्लिश जो सेना थी, अब आप बताइए इंग्लिश सेना कहाँ से आई होगी, फिर हम मैप में देख लेते हैं। भैया आप यहाँ से चल रहे हो तो आपने लैंड तो यूज की नहीं, क्योंकि यहाँ तो नवाब थे। कौन से, हैदराबाद के नवाब, और ये पूरा बंगाल का था। तो वो उन्होंने ये रास्ता अख्तियार किया बे ऑफ बंगाल से। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि उनका जो नवल फ्लीट था, नौसेना थी, वो उनकी बहुत पावरफुल थी। तो उन्होंने पीछे से री इन्फोर्समेंट जो था वो बहुत था उनके पास, काफ़ी सैनिकों के साथ वो यहाँ उतरे। कहाँ, प्लासी में। प्लासी में इसने सेना उतार दी, मैदान में आ गए आमने सामने, ये रहे, इनको बोलो आप सिराजुद्दौला, इनको मान लो क्लाइव, युद्ध होगा। हालांकि सिराजुद्दौला की मिलिट्री पावर ज़्यादा थी, क्योंकि हम उस समय लैंड पर बहुत कैपेबल थे, लेकिन उस समय सिराजुद्दौला की हार हुई और ये भारतीय इतिहास का बहुत ही बुरा दिन था। 23 जून 1757 को हारा क्यों, उसका एक मेन कारण था, आपको हमेशा याद रखना है। सिराजुद्दौला के साथ गद्दारी हुई, सिराजुद्दौला के साथ धोखा हुआ। सिराजुद्दौला को धोखा किसने दिया, मीर जाफर। मीर जाफर कौन थे, मीर जाफर इसके सैनिक कमांडर थे सिराजुद्दौला के क्या थे, ये सैनिक कमांडर। अब भला मीर जाफर ने इनका साथ क्यों दिया, अंग्रेज एक तरफ तो नेगोशिएशन कर रहे थे और दूसरी तरफ षड्यंत्र करने में लगे हुए थे। मूवी वगैरह में देखते हैं, सेम वैसा ही हो रहा था। मीर जाफर को इन्होंने पीछे से अपने साथ मिला लिया था और इसकी नेतृत्व में एक बहुत बड़ा भाग सेना का मैदान में उतरा ही। इसका रिजल्ट हुआ सिराजुद्दौला को हार का सामना करना पड़ा। हालांकि सिराजुद्दौला इसमें बच गए थे। फिर मीर जाफर को भी बाद में अंग्रेजों ने ठिकाने लगा दिया था। इसको भी जब इसको क्या बनाएंगे, पपट हो गया नहीं तो इनका, क्योंकि सपोर्ट से बन रहा है। लेकिन ये भी फिर इनकी हरकतों से परेशान हो गया था और इसने भी इनके खिलाफ क्या करना शुरू कर दिया। फिर इसको गलती का पछतावा हुआ था बाद में, फिर इनके साथ गद्दारी करेंगे मीर कासिम, ये सिलसिला चलता रहा। कॉन्स्पायरेसी और गद्दारी का जो सिलसिला है वो लगातार चलता रहा। यही वजह हुई कि अंग्रेजों ने हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर क्या किया, अधिकार किया। और इसका इंपॉर्टेंस मैंने आपको बता दिया, क्योंकि ये पहली मेजर विक्ट्री थी। इससे पहले अंग्रेजों ने बहुत बड़े भाग पर या बहुत बड़े एरिया में ऐसी कोई विक्ट्री, छुटपुट कन्फ्लिक्ट होते रहते थे, लेकिन इतने बड़े राजा नवाब को हराना ये पहली घटना थी भारत के इतिहास में। यहीं से कंपनी की नींव, आप ये बोले यहीं से उसका चालू हो जाता है अंग्रेजों का शासन। इसलिए हम इसको डिस्कस करते हैं। रॉबर्ट क्लाइव, यहाँ से उसको दीवानी राइट और सिविल राइट यहाँ से उनको मिल गए थे। उसके बाद में फिर कैसे उन्होंने बक्सर का युद्ध किया, ये धीरे धीरे हम आगे
डिस्कस करेंगे। आज के इस चैप्टर में इतना ही है। आगे के चैप्टरों में हम पीछे की कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे, जैसे 1733 का एक्ट हम डिस्कस कर सकते हैं, और भी कई चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो आज के चैप्टर में बस इतना ही। आगे के वीडियो में हम इसी को कनेक्ट करते हुए डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।